हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, क्लास 12th का डिटर्मिनेंट चैप्टर आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बेसिक डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, इसलिए आज का वीडियो हम लोग PDF में ही पढ़ने वाले हैं और इसके जो अगला पार्ट होगा वो फिर से व्हाइट बोर्ड पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि पिछले चैप्टर्स आप लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे और तैयार कर लिए होंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, जैसा कि टॉपिक है हमारा, उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। हिंदी में इसे हम सारणिक कहते हैं। तो आइए समझते हैं एक्चुअली ये होता क्या है। Consider two equations a1x plus b1y is equal to 0 and a2x plus b2y is equal to 0। यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस अगर ले लिए, अब अगर मैं फर्स्ट में मल्टीप्लाई करूँ b2 का एंड सेकंड में मल्टीप्लाई करूँ b1 का। अब पहला सवाल तो यही कि मैं मल्टीप्लाई क्यों करूँ। तो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं। उसके अंतर्गत कोई भी इक्वेशन होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो x और y के कोफिशिएंट्स पहले से इक्वल हों तो फिर हम उसे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर साइन जोड़ या घटा देते हैं, और अगर कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है तो हम इक्वल करते हैं। अब जैसे देखिए ना, अगर यहाँ पे हमें इक्वल करना हो, इस इक्वेशन में मैंने b2 का मल्टीप्लाई किया और इसमें b1 का, तो जो y के कोफिशिएंट हैं दोनों इक्वेशन में सेम आ जाएंगे, फिर उन्हें उस y को हम एलिमिनेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात कि हम मल्टीप्लाई करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई। आगे कह रहा है डिवाइडिंग बाई x वी गेट a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो रिजल्ट आया है a1 b2 माइनस a2 b1, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं a1 b1 a2 b2। यही हमारा क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट हो गया। आई बात समझ में ना। जैसे कोई दो इक्वेशन है, मैंने क्या कहा कि जैसे यहाँ पर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 था, तो कहा गया कि अगर फर्स्ट इक्वेशन में b2 का मल्टीप्लाई और सेकंड इक्वेशन में b1 का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो और उस क्या के सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवाइडिंग बाई x, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो रिजल्ट मिला है ना a1 b2 माइनस a2 b1, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके द्वारा। ठीक है, फिलहाल आपको ये याद करने की अलग से ज़रूरत नहीं है कि किससे मल्टीप्लाई क्या करूँ। यहाँ में हम इक्वेशन सॉल्व नहीं करने आए हैं, हम डिटर्मिनेंट को समझने के लिए इस तरह से यूज कर रहे हैं। विच इज़ नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड a1 b2 माइनस a2 b1 इज़ द एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कहते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पर, और ये जो a1 b2 माइनस a2 b1 आया है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। ठीक है, ये जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3 इनको रो कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है 1 2 3 इसको कॉलम कहते हैं। लाइक R1 R2 R3, और इनको C1 C2 C3 इस तरह से करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब यही चीज़ अगर हम थर्ड वाले के लिए बात करें, वो तो ऑर्डर 2 के लिए था। अगर ऑर्डर 3 की बात करें तो यहाँ पे बच्चों 3 इक्वेशन होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब हम एलिमिनेट करेंगे x y z को तो हमें ये मिलेगा a1 b2 c3 माइनस b3 c2 एंड माइनस b1 a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 a2 b3 माइनस a3 b2 इज इक्वल टू 0। तो इस LHS को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिटर्मिनेंट होता है ऑर्डर 3 का, और ये जो आया है ये एक्सपेंशन होता है। फिलहाल एक्सपेंशन कैसे होगा इस पर हम लोग अभी आगे बात करेंगे। कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये अचानक से कैसे यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है ना। Note the number of elements in second order 2 square is equal to 4 and the number of elements in third order is 9। तो वो तो है ही है कि कोई अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, सारणिक है, तो उसमें जो अवयवों की संख्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा 2 स्क्वायर यानी 4, और 3 ऑर्डर के लिए 3 स्क्वायर यानी कि 9 हो जाता है।
रोज एंड कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, जैसा कि अभी मैंने आपको पहचान कराई, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। एंड शेप एंड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, शेप ऑफ एवरी डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर, ठीक है। जो किसी भी सारणी का शेप होता है कैसा होता है, स्क्वायर यानी वर्गाकार होता है। इफ़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्डर देन इट कंटेन्स एन रोज एंड एन कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन डिटर्मिनेंट इज एन स्क्वायर। साइन की बात की जाए, साइन सिस्टम ऑफ एक्सपेंशन, जब हम एक्सपैंड करते हैं 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, तो इनका साइन किस तरह से लेते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब बच्चों अगर ये 2/2 का है ना, तो याद रखिएगा ये प्लस माइनस माइनस प्लस, याद रखिएगा, अभी याद करने का बता रहा हूँ, ठीक है। और इसी साइन के अकॉर्डिंग ही हम लोग एक्सपेंशन करते हैं। फिलहाल आगे जब हम लोग माइनस पढ़ेंगे, कोफैक्टर्स करेंगे, तो वहाँ पर उससे भी साइन क्लियर हो जाता है, पर अभी आप जानिए इसको, फिर आगे हम उस पर बात करेंगे। 3 ऑर्डर के लिए यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, बहुत आसान है समझना इसको। प्लस से शुरू हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, उसी सीक्वेंस में चलता है। हाँ, 4 ऑर्डर वाला थोड़ा डिफरेंट होता है, तो ये भी प्लस से शुरू हुआ तो प्लस माइनस ऐसे ही होता है। दूसरा वाला माइनस से शुरू होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। तीसरा फिर प्लस से शुरू होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। चौथा फिर माइनस से शुरू होगा, ठीक है। तो ये रहा, ये देखना कि किस ऑर्डर में कौन सा साइन लेना है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। वैसे एक्सरसाइज में हम लोग दूसरी एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस को पाएंगे, पर इन सभी की प्रॉपर्टीज़ हम 1 by 1 समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्या है प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ़ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कहता है किसी भी डिटर्मिनेंट या सारणिक में उसके हम रो को और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, अदल बदल देते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। ये देखिए जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C3 C2 A3 B3 C3। अब यहाँ पे ये जो रो है इसको देखिए ये कॉलम बना दिया गया है ना। इनको सॉल्व करके आप देखिएगा वही आएगा, डिटर्मिनेंट में कोई दिक्कत की बात नहीं होता है, ठीक है। Since the determinant remains unchanged, then when rows and columns are interchanged, it is obvious that any theorem which is true for rows must be true for column, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी 2 rows of a determinant be interchanged, the determinant unaltered in numerical value but it changed in sign only। किसी भी डिटर्मिनेंट में, किसी भी सारणिक में आप किसी 2 रो को या फिर किसी 2 कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये R1 है और ये R2 है, ये R3 है, R1 को R2 में बदल दें, R2 को R1 में कर दें, या फिर R2 को R3 में और R3 को R2 में कर दें, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, केवल साइन बदलेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकली भी इनको हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे और समझेंगे, बिल्कुल क्लियरली आप समझ लेंगे। बस इसको ध्यान रखिएगा, क्या कहती है प्रॉपर्टी 2 कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी 2 रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। कहता है इफ अ डिटर्मिनेंट हैज़ 2 रोज और कॉलम आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज़ 0। किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो, जैसे देखो यहाँ पे R1 एंड R2 सेम है ना, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर सेम हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। याद रखना, इसका यूज़ हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम be multiplied by same number, the value of determinant is multiplied by that number। जैसे ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, अगर मैंने इसमें k का मल्टीप्लाई किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किया तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी उसी नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है। सपोज़ करो कि अगर इसकी वैल्यू पहले 20 थी, मैंने 3 का पूरे किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू 20 × 3 यानी कि 60 हो जाएगी। प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है, कहती है if each element of any row can be expressed as a sum of 2 terms then determinant can be expressed as the sum of determinant। कहता है किसी भी रो या कॉलम के
एलिमेंट्स अगर सम के रूप में हैं तो हम उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ डिटर्मिनेंट के रूप में, ठीक है। मतलब कि उन्हें अलग अलग, जैसे कि ये देखिए एग्जांपल अभी आप समझ जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है, जैसे a1x b1y प्लस c1z लिखा हुआ है ना, तो इसको हमने क्या कर दिया, ये देखिए a1 और x, ये b1 ये y, ये c1 ये z, इस तरीके से अलग अलग हम कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे R1 में सम के फॉर्म में हो सकता है, C1 में हो सकता है, C2 में होता, किसी भी एक में हो, तो हम ऐसे डिटर्मिनेंट के सम के रूप में उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी 6 देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 5 जो थी इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और इस पर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी 6 कहती है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टर्ड, यानी कि वैल्यू नहीं बदलती कब, बाई एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाई सेम मल्टीप्लाइज ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, ठीक है। उसकी वैल्यू नहीं बदलती है कब, जब उसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को किसी दूसरे रो में हम जोड़ देते हैं मल्टीप्लाई करके या घटा देते हैं, ठीक है, जैसा साइन होगा। अब जैसे ये देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 लिखा हुआ है, तो ये a1 प्लस m a2, b1 प्लस m b2, c1 प्लस m c2, और यही काम यहाँ पे किया तो a3 माइनस n a1, b3 माइनस n b1, c3 माइनस n c1, तो ऐसे केस में क्या होगा, इनकी वैल्यू नहीं बदलेगी। It should be noted that while applying property 6, at least one row or column must remain unchanged। कहता है कि प्रॉपर्टी 6 आप तभी अप्लाई करिएगा जब कम से कम कोई एक रो या कॉलम अनचेंज हो, यानी उस वैल्यू उसकी चेंज ना हो, ठीक है। प्रॉपर्टी 7 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 7 कहती है इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो लीडिंग डायगोनल आर above leading diagonal or except leading diagonal elements are 0, then the value of determinant equal to multiplied of all leading diagonal elements, ठीक है। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में लीडिंग डायगोनल है, ये इसी को लीडिंग डायगोनल कहते हैं ना, उसके नीचे सारे जीरो हों या इसके ऊपर सारे जीरो, अगर इस तरह का केस है, ठीक है, या ऊपर और नीचे दोनों ही जीरो हों, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो लीडिंग डायगोनल है इनका मल्टीप्लाई ही इसका आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है आपको? प्रॉपर्टी 8 देख लीजिए इसी बात पे। प्रॉपर्टी 8 कहती है इफ डिटर्मिनेंट डी बिकम्स 0 ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा, वी से दैट x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर x इज इक्वल टू अल्फा हम रखते हैं तो हम कहते हैं कि x माइनस अल्फा क्या है, उस डिटर्मिनेंट या उस सारणी का फैक्टर है, ठीक है। तो बच्चों ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे मैं बात कर दूं। जैसे कि मान लीजिए आपका 2/2 का है, लाइक यही है 1 2 3 4, और इसे एक्सपेंशन करना है, एक सेकंड, इसे एक्सपेंशन करना है 1 2 3 4, तो ये से क्रॉस हो जाता है 4 × 1 माइनस 2 × 3, ऐसे किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ है, अब जैसे यहाँ पे अगर साइन पहले से माइनस लगी हुई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हर बार हमें यहाँ मिडिल में माइनस ही लगाना है, वो अलग बात है। अगर पहले से वहाँ पे माइनस है तो उसे हम प्लस कर देंगे। अब जैसे 3/3 की बात करें बच्चों, जैसे यहाँ पे देखिए 3/3 का एग्जांपल है, तो सबसे पहले हमने a1 लिया, ऐसे a1 लिया। अब जिसको लेते हैं ना उस कॉलम को नहीं देखना और उस रो को नहीं देखना, ये 4 बच रहे हैं ना, कौन से, b2 c3 b3 है, b2 b3 एंड c2 c3, ठीक है। फिर यहाँ पे हम माइनस लेते हैं, मैंने बताया था ना प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। फिर यहाँ पे क्या लेंगे, b2 लेंगे। फिर b2 लिया तो वही काम, ये कॉलम नहीं देखना, ये रो नहीं देखना, बचे ये वाले 4, उनको इसी तरीके से ले लेते हैं। फिर c1 लिया प्लस में, फिर ये कॉलम नहीं, ये रो नहीं, और ये जो लास्ट में ये 4 बचेंगे इनको ले लेते हैं। बाकी ये 2/2 का जैसे पिछले में बताया ब्रेक करना, उसी तरीके रहेगा, ठीक है। बाकी डिटेल में हम लोग अगले पार्ट में इस पर डिस्कशन करेंगे। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।